हेलो एस्पिरेंट्स। सो इन द कंटिन्यूइंग क्लास ऑफ पॉलिटी अभी तक हमने देख लिया है फंडामेंटल राइट्स टिल आर्टिकल 19। हमने आर्टिकल 19 लास्ट क्लास में ख़त्म किया था एंड वी आर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक ऑफ आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24। तो फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आर्टिकल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल विद रेस्पेक्ट टू योर फंडामेंटल राइट्स, ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। इनएविटेबल है कि आपको प्रीलिम्स मेंस में इन पर्टिकुलर जो 3 टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे 5, 10, 12 क्लास में उनसे ना मिले। फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज also at most important, and then we will go with the topic of fundamental duties। जो 51 आर्टिकल ए होगा वो भी इट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन क्लासेस को आपको मल्टीपल रिवीजन करते जाना है हर क्लास के बाद। ट्रस्ट मी, आप नहीं रिवीजन करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए फंडामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं वो कहीं भी सिमिलर नहीं है ना। हर एक आर्टिकल अपने आप में कुछ अलग चीज़ें बोलता है। उसके बाद जो उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अलग उसी पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं। आप लोगों ने अभी तक एक चीज़ नोटिस किया है, हम जब अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो हमारे देश हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इतनी एक खूबसूरती है कि एवरी राइट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट इन इटसेल्फ। हर एक राइट में मैं आप लोगों को क्या राइट्स है वो बता रहा हूँ, क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो बता रहा हूँ। तो देख रहे हैं आप, हर मतलब कोर्ट के पास ऐसा नहीं है कि हमको कुछ पता नहीं है। हमको ये पता है कि ये आर्टिकल कब लागू होगा। साथ में ये भी दे दिया गया है क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, सो दैट किसी भी चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। दिस वॉज द रीज़न वाई वी से कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इसीलिए इतना ज़्यादा लंबा बना है क्योंकि उसका रीज़न था हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 15, 16। जब मैं आपको बता रहा था उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि स्केड्यूल कम्युनिटी जो आपका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, इनके लिए अलग से प्रोविजंस हैं। अब वो प्रोविजंस को हर एक डाइवर्सिटी के तहत ट्राइबल्स के लिए अलग से कुछ है प्रोविजन, तो उसको वहाँ पे इनकलकेट करना, वहाँ पे डालना, वहाँ पे सोचना, इट वाज वेरी अ वेल थॉट डिसीजन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 लिखिए। आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये सारे आपके लिए। ये सारे आर्टिकल आपको एक चीज़ बताऊं मैं, अगर आपको नहीं मिलेंगे ना, जितना फ्रीली आप घूम रहे हैं, जितना फ्रीली आप पोस्ट कर रहे हैं इंटरनेट में, जितना फ्री आप फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, वो फील नहीं कर पाएंगे। हमारा स्टेट जो है डेस्पोटिक स्टेट नहीं बन जाता। हमारा स्टेट जो है वो बहुत ओवर पावर क्रूएलिटी तक नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास ये सारे आर्टिकल हैं, प्रोटेक्शन है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन, विद रिस्पेक्ट टू लाइफ। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या बोलता है आपका, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ इसको जब ब्रेक डाउन करते हैं इस टॉपिक को, मतलब क्या समझ आ रहा है आपका, ये आर्टिकल कुछ बात कर रहा होगा प्रोटेक्शन की, आपके कन्विक्शन मतलब आपको जेल होने वाली है, कुछ होने वाला है, उससे रिलेटेड है, और जो आपने ऑफेंस किया है उससे रिलेटेड है। तो ये 3 चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ क्लियर हो रही हैं। अब हम समझते हैं क्या है ये। तो आपको क्या समझ आना चाहिए, ये आर्टिकल एक इंसान को फ्री ट्रायल और जस्टिस, क्या फ्री ट्रायल, सॉरी, ये जो आर्टिकल है आपको वो एक इंसान को फेयर ट्रायल, फ्री नहीं, फेयर ट्रायल एंड जस्टिस की गारंटी देता है। क्या देता है, गारंटी देता है कि फ्री और फेयर ट्रायल होगा आपका। अगर आपसे कोई क्राइम हो जाता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ मतलब आप नहीं, मतलब इन जनरल किसी से भी एक क्राइम हो जाता है, तब उस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास भी, उसके बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ तो पावर होने चाहिए। अगर वो सब पावर नहीं है तो आपको तो फिर सीधा जेल में डाल दिया जाएगा और आपको सजा सुनाई दी जाएगी। तो
अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसका सबसे पहले फ्री ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, एक ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए, जज होना चाहिए जो आपका बैठे, वो सुने पूरे केस को, वो पूरा सुन के क्या करे, आपको एक सजा दे या वर्डिक्ट दे। जस्टिस, फ्री फेयर ट्रायल एंड जस्टिस होना की गारंटी देता है, ठीक है। इसमें और क्या समझना है आपको, जब किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल केस होता है, क्या होता है, क्रिमिनल केस होता है, तो उसके बेसिक सर्टेन राइट्स होते हैं। क्या, जब क्रिमिनल केस आपके ऊपर होता है, क्रिमिनल केस होता है, तब आपके कुछ बेसिक राइट्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं जो छीन नहीं सकती है गवर्नमेंट। क्या नहीं कर सकती है, उसको आपसे नहीं ले सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, नहीं ले सकती है। इसका मतलब अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो आपके पास कुछ बेसिक राइट्स हैं जिसको जो गवर्नमेंट है हमारी वो नहीं छीन सकती है। आर्टिकल 20 में, आर्टिकल मेनली तभी लागू होता है, 20 तभी लागू होता है जब किसी इंसान को कन्विक्ट किया जा चुका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आर्टिकल 20 आपने क्राइम किया और आर्टिकल 20 लागू होगा, ऐसा नहीं है। आपने क्राइम किया और आपको पुलिस उठा के ले आई और उसके बाद आपका जो केस है वो चला जाता है किस पे, जुडिशरी के पास, मतलब कन्विक्ट हो गए हैं आप, चार्जशीट दायर हो गई है अब, तब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल 20 है वो आता है। तो मैंने क्या बोला, आर्टिकल 20 मेनली तब लागू होता है, तब वो एक्ट पे आता है, तब वो लाइफ पे आता है, जब कोई इंसान क्या हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है, कन्विक्ट हो जाता है, हो चुका होता है। कन्विक्ट का मतलब एकदम लेम लैंग्वेज में क्या होगा, आपको और समझाने के लिए लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं बहुत लेम लैंग्वेज में समझाता हूँ ना, तो आप उसको लिखा करिए। उसका रीजन क्या होता है पता है, आप लोग अभी स्टार्टिंग जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आपको लग रहे होंगे कि सर इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हैं। ये कोई बड़े वर्ड्स नहीं हैं, ये सारे पॉलिटी के वर्ड्स हैं जिनको हमको यूज करना ही पड़ेगा। कन्विक्ट को कन्विक्ट ही बोलना पड़ेगा, पनिशमेंट को पनिशमेंट ही बोलना पड़ेगा हमको, ठीक है। फ्री ट्रायल एंड जस्टिस को फ्री ट्रायल एंड जस्टिस ही बोलना पड़ेगा। अगर जब मैं हिंदी में आपको कुछ उसका बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बिकॉज आई एम डिक्टेटिंग ऑल द नोट्स इन इंग्लिश एंड दिस इज द बेसिक थिंग कि आपको इंग्लिश में मेंस लिखना है, प्रीलिम्स लिखना है। वी आर हियर बिकॉज वी ऑल वांट अ वेरी गुड इंग्लिश क्लासेस। तो इंग्लिश में हम नोट्स तो देंगे, बट मेरा यही काम मैं इसीलिए तो हमेशा जब समझाता रहता हूँ तो बहुत बेसिक हिंदी टर्मिनोलॉजी का यूज इसीलिए करता हूँ कि लेट्स ब्रेक डाउन द टॉपिक, लेट्स ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी वर्ड, एंड आपको जनरल भाषा, जनरल लैंग्वेज में वो चीज़ें समझ आए। अगर जनरल लैंग्वेज में समझ आई तो यार कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, फिर उसको इंग्लिश लैंग्वेज को पकड़ पाना, उस मतलब जार्गनिंग लैंग्वेज जो बोलते हैं हम, पॉलिटिकल लैंग्वेज, पॉलिटी लैंग्वेज को, और आप आंसर लिख पाएंगे। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहले समझ आए, और समझ आना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कन्विक्ट का मतलब यहाँ क्या होता है, जब दोषी ठहराया गया हो, यहाँ पे मतलब इसको दोषी ठहरा दिया गया हो। अभी ऐसा नहीं है कि क्राइम किया है और पहले ही पुलिस पकड़ के गई है और जेल में डाल दी, नहीं, चार्जशीट दायर हो गई है, दोषी करार किया जा चुका है, उसके बाद ये कन्विक्ट होने के बाद ये केस लगते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 20 में 3 अलग अलग पावर होते हैं आपके पास जब आप क्रिमिनल एक्ट करते हैं। उसके बाद उसमें एक होता है आपके पास एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 3 लॉ हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो या। इसके बाद आपके पास दूसरा है डबल जियोपार्डी, ये ऐसे 20 ऑफ 1 आता है, इसको इतना आपको डीप में नहीं जाना है, ये आर्टिकल 20 ऑफ 1 के अंडर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका आता है डबल जियोपार्डी, ये आपका आता है 20 ऑफ 2, आर्टिकल 20 ऑफ 2। और इसके बाद है सेल्फ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, ये आता है आपका 20 ऑफ 3 के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो एक्स पोस्ट फैक्टो होता क्या है, कोई भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव नहीं किया जा सकता क्रिमिनल केस में। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, पास्ट में लागू नहीं किया जा सकता। इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक एक्स आदमी है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक एक्स आदमी है और आज हम खड़े हैं 2026 25 के आसपास हम खड़े हैं, ठीक है। नहीं यार इतना पास का नहीं लेते, चलिए हम लेते हैं 2020 कोविड के टाइम की बात करते हैं। एक कोई आदमी एक्स था, वो 2020 कोविड में हम खड़े हैं अभी, ठीक है। 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उसके पहले मान के चलिए, मान के चलिए, सब एजम्पशन ले रहे हैं हम, ठीक है, बिना हेलमेट लगाए आप गाड़ी चला सकते थे, ठीक है,
बहुत इजी एग्जांपल, बिना हेलमेट लगाए आप गाड़ी चला सकते थे। अब हम पिछले वाले एग्जांपल पे जाते हैं जहां मैंने बताया था कि मोदी जी बराबर हैं और एक आम आदमी बराबर है, अगर हेलमेट नहीं लगाया तो चालान लगा देंगे। अब क्योंकि 2014 के पहले, 2014 मतलब मोदी जी जो है कोविड के टाइम 2019 में लाते हैं एक लॉ कि ट्रैफिक लॉ है, अब कोई हेलमेट नहीं लगाएगा तो उसको सीधा जेल डाल दिया जाएगा। ये लॉ कब बना? 2019 में, कोविड आया उसके एक दिन पहले बनाया उन्होंने। अब अगर आप 2018 या 19 या 14 कभी भी आप क्या करते हैं, बिना हेलमेट लगाए आप जा रहे होते हैं और पुलिस आपको देखी होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में क्योंकि ये लॉ नहीं था कि आप हेलमेट लगा के जा रहे हों और आपको पिनलाइज किया जाए या जेल डाला जाए, और 2019 के बाद ये लॉ बन जाता है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब अब 2019 के बाद ये लॉ बन गया तो कोई पुलिस वाला ये नहीं बोल सकता है कि आपने 2016 में हेलमेट नहीं लगाया था जब मैं आपको एक बार पकड़ा था और आपको मैं चालान किया था लाइसेंस ना रखने की वजह से, तो आपके ऊपर ये केस फिर बनता है। दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम में लाइसेंस ना रखने के लिए चालान रहा होगा, तभी पुलिस वाले ने चालान काटा। अगर हेलमेट ना लगाने के लिए कोई लॉ था ही नहीं उस पर्टिकुलर टाइम में, तो आप वो लॉ बनने के बाद उसको रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट में लागू नहीं कर सकते हैं, पास्ट में लागू नहीं कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आप मान के चलिए आज इसी वीक का एक वीक है, आप आज जैसे क्लास कर रहे हैं, मान के चलिए परसों के डेट में मर्डर करना एक क्राइम नहीं था। लेट्स टेक एन एग्जांपल ओनली ना, बहुत बड़ा एग्जांपल हो जा रहा है, बट मर्डर करना कोई क्राइम नहीं था आज से 3 दिन पहले। और चौथे 2 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले मर्डर करना कोई क्या नहीं था, अपराध नहीं था। और एक हफ्ते पहले किसी ने किसी का मर्डर किया था, और उसके बाद जब देखा गवर्नमेंट ने कि कोई मर्डर किया है, तो उसने एक लॉ बना दिया कि अब मर्डर करना अपराध है, 7 साल की सजा है उसमें, 14 साल की सजा है, लाइफ टाइम, ठीक है। बट क्योंकि उसने मर्डर किया था उस पर्टिकुलर टाइम में, जिस पर्टिकुलर टाइम में ये लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसको उसके ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा, क्योंकि वो, हमने क्या बोला, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के हिसाब से जब भी लॉ बन जाएगा उसके बाद जितनी भी क्राइम होंगी या लॉ के अगेंस्ट कोई जाएगा तब उसके ऊपर केस कार्रवाई की जाएगी। उसके पहले क्योंकि आपने लॉ नहीं बनाया, इट वॉज लीगल टू डू दैट, इट वॉज लीगल टू डू दैट, ठीक है, इलीगल नहीं था वो। तो इसलिए ये एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डबल जियोपार्डी। वर्ड से समझ आ रहा है कुछ, 2 बार की तो बात हो रही है इसमें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डबल और जियोपार्डी में आप लोग बोल्ड हो गए होंगे, क्या हो रहा है, नया टाइप का जार्गनिंग वर्ड है जियोपार्डी। इसका मतलब कुछ नहीं है। लेट्स टेक एन इजी एग्जांपल, पहले मैं समझाता हूँ है क्या। तो किसी व्यक्ति को, कोई भी एक पर्सन है, को सेम ऑफेंस के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार क्या नहीं दिया जा सकता, सजा नहीं दिया जा सकता। लेट्स टेक एन वेरी इजी एग्जांपल कि अगर किसी ने करप्शन किया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक ब्यूरोक्रेट है, उसने करप्शन किया है और वो कन्विक्ट हो जाता है करप्शन में, ठीक है, उसको कन्विक्ट हो जाता है करप्शन में। मैं 2 एग्जांपल लेके दूंगा, आपको समझाऊंगा कहाँ वो यूज हो सकता है, कहाँ वो यूज नहीं हो सकता है। तो पहले मैं कहाँ यूज हो सकता है नहीं हो सकता वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ब्यूरोक्रेट है और आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हैं डबल जियोपार्डी के हिसाब से किसी एक क्राइम के लिए एक इंसान को 2 बार कन्विक्शन नहीं हो सकता, मतलब एक बार किसी इंसान को क्या हो गया है, मर्डर का कोई चार्ज लग गया है उसके ऊपर, चोरी का कोई चार्ज लग गया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चोरी, चोरी का कोई चार्ज लग गया है उसके ऊपर, और कोर्ट ने वहां पे, कोर्ट में केस जाता है, और कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट बोलता है कि ये यार इनोसेंट है इस पर्टिकुलर केस में, तो आप फिर से उसके ऊपर ये चार्ज नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक बार इनोसेंट वो हो गया है। फिर आप बोलेंगे कि सर ब्यूरोक्रेट की जब बात होती है, अगर वो करप्शन के चार्ज में पकड़े जाते हैं उनको वैसे ही नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर कोर्ट में केस चलता है और अलग से उनको सजा भी होती है, तो ये तो डबल चियोपार्टी हो गई। तो इन टाइप के केसेस जो ब्यूरोक्रेटिक केसेस हैं वो जुडिशियरी के पास एक ही बार गए थे, एक बार तो आप कन्विक्ट हुए हैं अपने खुद के डिपार्टमेंट से, तो उन केसेस के ऊपर डबल जियोपार्डी नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एक ही ऑफेंस में अगर किसी का ट्रायल हो चुका है, किसी का ट्रायल हो चुका है और वो कन्विक्ट एक्विटेड हो गया है,
तो उसी केस में फिर से कोर्ट में जाना ले जाना मना है। मतलब अगर एक केस है, उसमें एक व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम किया, लड़ाई झगड़ा किया, उसको कोर्ट ने कन्विक्ट करके 2 साल की सजा दे दी, तब आप उसके ऊपर फिर से उसी केस के ऊपर नहीं जा सकते। नया केस लाइए, नए केस में जाइए, एक बार और किसी को मारा हो उसने तो, बट एक केस पे डबल आप कोई नहीं सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल जियोपार्डी का मतलब है। बट इसमें ब्यूरोक्रेटिक जो आपको ऑफिसर्स हैं और ये जो डिपार्टमेंटल वाले होते हैं वो नहीं आते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इस सेल्फ से तो समझ आ रहा होगा, आपके बारे में बात हो रही है, मतलब हमारे बारे, खुद के बारे में बात हो रही है, आपके एक पर्सन के बारे में। तो किसी भी एक्यूज्ड को मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? किसी भी एक्यूज्ड को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। समझ रहे हैं? ये एक्चुअल में होता है नहीं होता है, ये डिबेटेबल टॉपिक है कि आपके थाने के अंदर क्या होता है जेल से कोर्ट ले जाने के पहले और कोर्ट से आने के बाद, वो अलग टॉपिक है। मगर हमारे लॉ में बहुत क्लियर है ये चीज कि आप किसी भी व्यक्ति को मार के, प्रेशर करके आप नहीं बोल सकते कि भाई ये जाके, यही आपको बोलना है कि मैं ही कन्विक्टेड हूँ, मेरी ही गलती है, मैंने ये किया, मैंने फोर्सफुली नहीं, खुद से करेगा कर सकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई भी इंसान को अपने खिलाफ कोई एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। खुद ही पागल है क्या, खुद ही के खिलाफ एविडेंस देगा? इसका मतलब फोर्स वोर्स दे दनादन पड़ा है उसको, ये सब अलाउड नहीं है भाई अपने संविधान में। अपने संविधान बहुत क्लियर है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब जैसे ये सबसे इजी एग्जांपल हो, ये पुलिस किसी भी जो आपका एक्यूज्ड व्यक्ति है उसको जबरदस्ती नहीं कर सकती कि वो चुप रहे। चुप रहने के लिए भी नहीं बोल सकते, मालूम पड़ा मार पीट के लिए क्या बोले चुप रहना, जो वहां पे हमारा वकील बोलेगा वो ये सब भी अलाउड नहीं है। आपको सेल्फ, जो आपको बोलना है आप खुद से बोलेंगे वहां जाके। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग सेकंड काम करते हैं, बहुत अच्छे से लिख लेते हैं नोट्स, क्योंकि मेरे को पता है पूरी तरह से सब भूल जाएंगे आप लोग बाद में। लिखिए आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये टाइटल हो गया। ठीक है, अब पैराग्राफ में लिखिए पहला पॉइंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव punishment of, arbitrary and excessive punishment of accused person, protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, citizen or foreigner, और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और कॉरपोरेशन। मतलब ये आर्टिकल 20 जो है वो सिटीजन के ऊपर भी लागू होती है, फॉरेनर के ऊपर भी लागू होती है, लीगल पर्सन जैसे कंपनी है उसके ऊपर भी आप ये नहीं कर सकते, और कॉरपोरेशन है उसके ऊपर भी नहीं। ये फॉरेनर के बारे में मैं आपको बताया तो आपको पता होना चाहिए, फॉरेनर मतलब बाहर देश के लोग। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ठीक, इसके बाद पहला लिखिए पॉइंट ए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये लिखा ना एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें लिखिए नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of a law enforced at the time of commission of the act, applicable only on criminal law
कॉमा नॉट अ सिविल लॉ और टैक्स लॉ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे कन्विक्शन पे ही ये एक्ट आता है, कन्विक्ट होने के बाद। कोई सिविल लॉ कोई टैक्स लॉ उसके ऊपर कोई केस है तो उनमें नहीं है। टैक्स लॉ पे हो सकता है एक्सपोस्ट फैक्टो लगाया जा सके, वो सब बातें बाद की बात है। अभी क्रिमिनल की बात हो रही है, क्रिमिनल लॉ में कोई भी ये तीन चीजें नहीं की जा सकती, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, अगले मैं आर्टिकल में जो समझाऊंगा आपको 22 में समझाऊंगा, तब ये वर्ड आपको अच्छे से कैनॉट बी क्लेम्ड इन, कैनॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, कुछ देर बाद ही इसी क्लास में। नेक्स्ट लिखिए डबल जियोपार्डी, बी नो डबल जियोपार्डी। ये आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है वर्ड, लिख लीजिए उसको, डबल जियोपार्डी। तो उसमें लिखिए नो वन शैल बी, नो वन शैल बी prosecuted and punished ये लिख दिया हूं prosecuted, prosecuted and punished for the same offense more than once। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए अवेलेबल ओनली ऑन प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या बोला मैंने, अवेलेबल ओनली ऑन प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल दैट इज for bodies which are judicial in nature, that is for bodies that are judicial in nature, which are judicial in nature। एक्सेप्शन लिख लीजिए, मैंने समझाया है जो, इंक्वायरी बाय डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो मैंने आप लोगों को समझाया ना कि जब आपका डिपार्टमेंटल आपको करप्शन के लिए निकाला गया हो और कोर्ट भी कन्विक्ट किया होगा, इस जगह पे डबल जियोपार्डी नहीं लगता है, ये आपका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी में लिखिए अब आप, तीसरा इसमें नहीं, अलग से एक पॉइंट, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तीसरा भी आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो, इसमें लिखिए नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी, नो पर्सन accused of any offense shall be compelled, offense shall be compelled to be a witness against himself। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए extend to both oral and documentary evidence। क्या बोला मैंने, extends to both oral and डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब जब जाता है कोई पुलिस के पास, तो वहां पे जो है पुलिस थाने में जब चार्जशीट दायर होती है, तब जो आपका कन्विक्ट होता है उससे लिखवाया जाता है। तो यहाँ पे भी वो अलाउड नहीं है कि आप लिखवाते टाइम, समझ रहे हैं ना आप लोग, जो हमारे पुलिस बिल्कुल नहीं करती है वो नहीं करना है आपको। हमारी पुलिस बहुत शांति से बैठ के लिखवाती है लोगों को, जो भी कन्विक्टेड होते हैं वैसे ही आपको लिखवाना है। सरकार का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहना है, कोई आपको फोर्स नहीं करना है उसमें, कोई कुछ नहीं करना है। जो बोलेगा मस्त आएगा कन्विक्ट, बैठेगा थाने में आपके साथ सामने, आप एक पेन एंड पेपर लेंगे, बोलेंगे आपने क्या किया आप बताइए, और वो कन्विक्ट पूरा बता देगा आपको और आप लिख देंगे, बस इससे आगे कुछ नहीं, नथिंग इज अलाउड, ठीक है। चीजें संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस। पुलिस वाले सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बचा के रखते हैं, बेचारे चालान काटते हैं, सब चीज़ें करते हैं, देखें आप लोग तो, नेवर एवर। चलिए, बहुत प्रेशराइज रहता है वो जॉब, पुलिस का जॉब इज़ लाइक अ जॉब ऑफ 24/7। आप लोगों को मतलब
जो कपड़ा वर्दी होती है ना, वो देख के लोगों को लगता होगा दे आर हैविंग पावर। उनसे पूछिए कितना प्रेशराइज्ड होते हैं वो। पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, कन्विक्टिंग प्रेशर, क्राइम, बहुत बहुत डायनामिक जॉब है पुलिस की जॉब। वो उन्हीं लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो मतलब डेडिकेशन से काम कर सकते हैं। ये जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, बहुत डेडिकेशन रिलेटेड जॉब है। आप 24/7 जॉब पे होते हैं। थिंक अबाउट इट। आपको रात में 12 बजे कॉल आ रहा है, यू हैव टू गो देयर। आपको रात के 3 बजे कॉल आ रहा है, यू हैव टू गो देयर। कोई बड़ा मंत्री आ रहा है, कोई पॉलिटिकल बड़ा मूवमेंट है, तो यू हैव टू देयर। कोई रैली निकल रही है, कोई पॉलिटिकल टेंशन हो सकता है, कम्युनल टेंशन हो सकता है, तो यू हैव टू बी एक्टिव। तो इट इज़ अ वेरी डायनामिक जॉब, वेरी डायनामिक जॉब। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आर्टिकल 21, द लाइफ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिल है हमारे संविधान का ये आर्टिकल नहीं होगा तो मेरे को ऐसा लगता है संविधान का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, क्या है इसका टाइटल? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इतना ज़्यादा इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट कर चुका है कि अब मेरे को लगता है हर एक लॉ लाइफ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डाल दिया है। इतना अभी, और ये 20% भी नहीं है। ये जो इकलौता लॉ है, आप देखिएगा जब आप सब लोग भी ऑफिसर्स बन के रिटायर कर रहे होंगे ना, तब भी ये लॉ में कोई ना कोई नया इंटरप्रिटेशन हमको देखने को मिलेगा। इसका एम्बिटी बहुत बड़ा। सबसे बेसिक चीज क्या है एक इंसान की? आप अगर पैदा हुए हैं, आप कहीं संविधान यहाँ रह रहे हैं, सब चीज चला जाए चलेगा आपको, सारे राइट चले जाएं, इमरजेंसी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बट राइट आपका लाइफ जीने का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जिएंगे ही नहीं आप, तो ये पूरे संविधान का क्या मतलब, ये पूरे देश का क्या मतलब, या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, आपके रिलीजन का क्या मतलब? सबसे मेन तो आपका जीना ही है। आपकी पर्सनल लिबर्टी नहीं होगी आपके पास, और आप जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ नहीं होगा आपके पास, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नो, इसमें क्या बोला जाता है, इसके अंदर क्या है कंटेंट? नो पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। क्या बोल रहे हैं? कोई भी आदमी को उसके लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सिर्फ और सिर्फ तब किया जा सकता है जब लॉ में वो दिया हुआ हो। जैसे आपने कुछ किया हो, फांसी की सजा हो गई आपको, तब वो एक्सेप्शन है, क्योंकि लॉ के तहत हुआ वो चीज पूरा। ठीक है, वरना कोई भी इसको नहीं छू सकता। ठीक है, अगर कोई इंसान की लाइफ या पर्सनल फ्रीडम को छीना जाए, तो एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होना चाहिए इसमें। जैसे जब कन्विक्ट होते हैं, जो फांसी लगती है जिनको, उनके लिए होता है। ठीक है, पुलिस या सरकार अपने मन से किसी को भी अरेस्ट या पनिश नहीं कर सकती है। आपको देखिए, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, नोट करते जाइएगा, मैं उसको नोट्स पे नहीं लिखाऊंगा। आपको करना हो तो नोट्स कर सकते हैं, कि पूछ देता है क्वेश्चन में किसके एम्बिट में आता है, लिख लीजिए कुछ कुछ चीजों को यहीं पे। अगर, क्योंकि राइट टू लाइफ पूछ चुका है एक बार, राइट टू मैरी पूछ चुका है एक बार, राइट टू मैरी इन इंटरकास्ट, तो वो भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। ठीक है, राइट टू मैरी इन इंटरकास्ट हो गया। फिर राइट टू लिव विद डिग्निटी, इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, ये भी इसी के अंदर आता है। राइट टू हेल्थ आता है आपका राइट टू लाइफ के अंदर। हॉस्पिटल, मेडिसिन, वैक्सीन, वैक्सीन आपको फ्री में कैसे लगे भाई? जो इतने महंगे महंगे कोवैक्स थे आपके, और आपका कोविशील्ड था, कितने कॉस्टली वैक्सीन थे एक एक, वो आपको पूरे देश को हमारे दो दो मेजर डोज और एक बूस्टर डोज लगाए गए। तो ये राइट टू लाइफ के अंदर ही, राइट टू लाइफ के अंदर जो इंटरप्रिटेट किया गया है राइट टू हेल्थ, उसी के अंदर आता है ये। ठीक है, राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर, जो एनजीटी बना और अलग अलग कमिटीज बने, सीएसीपीज बने हुए हैं, जो वाटर कमीशन बना है, एयर पॉल्यूशन कमीशन बना हुआ है, वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन कमीशन, वो सब आपके इसी एम्बिट के अंदर बना है। कि हाँ, सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, यार देखिए दिल्ली में आप जी रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, यमुना पूरी गंदी पड़ी हुई है। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपके राइट टू लाइफ तो हैम्पर हो रहा है ना। आपको क्या जीने के का अच्छा लगेगा उस जगह पे? तो ये भी इसलिए राइट टू लाइफ के अंदर है। राइट टू प्राइवेसी, के पुट्टा स्वामी केस, राइट टू जो आपका प्राइवेसी है, वो अभी अभी ऐड हुआ है 2019 के आसपास में। के पुट्टा स्वामी का केस था, उसमें क्या बोला गया? यू हैव द राइट टू प्राइवेसी। आधार कार्ड के बाद, आधार कार्ड बनने के बाद ही केस लगा था 15-16 में, और वर्डिक्ट आया था उस पर्टिकुलर टाइम में। तो राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंडर हो गया। राइट टू लीगल एड,
गरीबों को मुफ्त में लॉयर प्रोवाइड करना। अगर आप जा रहे हैं, आपको आपके ऊपर कोई केस आपने किया है और आपको क्या नहीं मिल रहा है, कोई लॉयर नहीं मिल रहा है क्योंकि आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। राइट टू लाइफ के अंदर ये भी है, राइट टू लीगल एड, फ्री लीगल एड, तो आपको जाके वहाँ फ्री में वकील सरकार प्रोवाइड करती है। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट, ठीक है, वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड राइट्स हैं। इसके साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी, इथनेशिया, जो पैसिव इथनेशिया है वो अलाउड है। ये हमने कब देखा, पूना में एक केस देखा था जिसमें एक जो आपकी वो थी, क्या बोलते हैं, नर्स थी, उनको उन्होंने लगाया था, उनके लिए लगाया गया था, 18 साल 19 साल से कोमा में थी वो, उनके लिए ये केस लगाया गया था। तो राइट टू लाइफ इज वेरी मच, और ये तो कुछ नहीं है जितना मैंने बताया, बहुत इंटरप्रिटेटेड है राइट, ठीक है, ये मेजर राइट्स है जो मैंने बताए हैं आपको। तो लिखिए आर्टिकल 21 में पहला पॉइंट, नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty. No person shall be deprived of his life and or personal liberty except according to procedure except according to procedure established by law। ठीक है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? तो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बोला जाता है, अगर हमारे संविधान में या हमारे कोर्ट ने कोई एक लॉ को मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसीजर बता दिया है किसी को कन्विक्ट करने का, या कोई भी क्या बोलते हैं आपको, लॉ के तरीका बता दिया है, ऐसा रहेगा इस लॉ के चलने का तरीका, तो उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले से स्टैब्लिश्ड है, क्या उसका जो तरीका है वो लॉ कैसे वर्क करेगा। तो लिख लीजिए इसको, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को borrowed from, उसको ब्रैकेट में लिखिए, borrowed from जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, borrowed from जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में आ सकता है प्रीलिम्स में, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को हमने कहाँ से लिया है, कौन किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लिखिए वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर cannot be questioned on the ground that cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair or unjust। मैंने क्या बोला, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैनॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। अब एक होता है इसमें, यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या बोला, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, कि यहाँ पे अगर लॉ बना है और लॉ पहले से स्टेब्लिश्ड है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं की जा सकती। इसी पे एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, वो होता है ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस बाय लॉ ना क्या है, एक अमेरिकन कंसेप्ट है। तो देखिए पहला सिमिलैरिटी इसमें यही है, इसमें भी क्लियर हो गया कि पहले ड्यू प्रोसेस जब बोलते हैं तो इसमें भी क्या लॉ बना है पहले ये देखे जाएगा, ठीक है। समझिए आप दोनों को मैं एक साथ समझाता हूँ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ लॉ, ये जापानीज कंसेप्ट है। सबसे पहले ये अमेरिकन कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें मैंने बताया सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, क्या कोई लॉ है, कोई लॉ है, ठीक है, क्या इस लॉ को किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है, और तीसरा देखा जाएगा क्या ये लॉ सही से वर्क किया है, ठीक है। बस यहाँ खत्म, ये इतना ही प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें क्या होगा, इसमें जब आप बोलेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिकन कंसेप्ट है, देखा जाएगा क्या एक लॉ है, क्या ये लॉ किसी एग्जीक्यूटिव ने बनाया है जो कॉम्पिटेंट इनफ है उस लॉ को बनाने के लिए, क्या वो लॉ वर्क करता है। अब चौथा इसमें एक और ऐड होगा, चौथा क्या ऐड होगा इसमें, कि क्या ये लॉ फेयर और जस्ट है, मतलब ये भी चेक किया जाएगा कि ठीक है ये लॉ है, बट क्या ये लॉ सही है। लॉ है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके थ्रू क्या है, डायरेक्ट जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसमें ये बोला जाता है फेयर और अनजस्ट भी कोर्ट चेक कर सकती है। मगर अब यहाँ क्या लिखा है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तब इसका मतलब लॉ है, क्या एग्जीक्यूटिव ने सही से बनाया था, जो कॉम्पिटेंट थे, क्या वो वर्क करता है सही से, खत्म, यही तक का। तो ये एक डिफरेंस जो आपका दोनों में है, बस ये है कि फेयर और अनजस्ट देखा जाता है। तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डेफिनेशन लिखिए, फिर आपको दोनों को साथ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। और लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अमेरिकन कंसेप्ट,
a doctrine that not a doctrine that not only checks if there is a law to deprive, a doctrine that not only checks if there is a law to deprive the life and personal liberty of a person, the life and personal liberty of a person, but also ensures that the law, also ensures that the law is made fair and just. Full stop. If a law is not reasonable, if a law is not reasonable or fair, comma, it can be declared null and void. It can be declared null and void by Supreme Court. ठीक है? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में क्या है, वहीं खत्म हो जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, तो वहां पे खत्म। मगर यहाँ पे आपके पास ये भी चेक किया जा सकता है क्या वो लॉ सही है, क्या वो लॉ सही तरीके से बना है, वर्क कर रहा है, सारी चीजें चेक की जा सकती हैं। इसी में आप लोगों को और लिखना है एक राइट टू एजुकेशन अंडर, इसी में एक और राइट टू लाइफ को इंटरप्रिटेट किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और एक आर्टिकल उसके बाद ऐड हुआ, आर्टिकल 21 ऑफ ए। ये क्या है आर्टिकल 21 ऑफ ए? तो ये है राइट टू एजुकेशन। अब इसमें क्या बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन क्या है, इसको लिख लीजिए आप। अभी लास्ट ईयर ये पूछा था ना, इंटरकास्ट मैरिज वाला, तो वो क्या था, वो 2017 का एक केस था, हादिया करके केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटरनल, इसीलिए आपका जो मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, ये इसी में आ गया था आपका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे केसेस रिलेटेड हैं इससे, बट मैं उतने केसेस में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। मेनका गांधी केस रिलेटेड है, ए के गोपालन केस रिलेटेड है, काफ़ी केसेस हम पढ़ सकते थे इसमें, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अपर स्टेट एग्जामिनेशन। वो यूपीएससी के क्लासेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप आर्टिकल 21 में लिखिए राइट टू एजुकेशन में पहला पॉइंट, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all the children, to all the children of the age, to all the children of the age 6 to 14, added through 86th constitutional amendment of 2002 from article 45। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ था, वो इसी के अंडर, राइट टू एजुकेशन के अंडर चालू हुआ था। नेक्स्ट लिखिए, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस द राइट टू फ्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल तक का दे दिया गया था, फ्री एजुकेशन रहेगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 ऑफ 2, सॉरी 21 तो हो गया ना, ये देख लिया हमने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है, तो इसका टाइटल है, सबसे पहले लिख लीजिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब यहाँ कोई प्रोटेक्शन की बात हो रही है। देखिए मेरा ना बहुत तरीका ऐसे ही होता है पढ़ाई करने का। मैंने जो किया है, कभी भी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, आपको लाइन आपको सामने दिया, ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन। एवरी वर्ड हैज समथिंग मीनिंग, कोई ना, हर वर्ड का एक कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। और जब आप 4-5 वर्ड को एक साथ समझ नहीं आ रहा तो ब्रेक करिए उसको। समझ, प्रोटेक्शन का मतलब सबको पता है, प्रोटेक्शन। अरेस्ट का मतलब सबको पता है, बचपन से सुन रहे हैं आप। डिटेंशन का मतलब नहीं पता है तो भी पता है आपको कि डिटेंशन किया जा रहा है, रखा जा रहा है कहीं पे। तो ये 3 वर्ड को हम मिलाएंगे तो समझ आ जाएगा कि प्रोटेक्शन है, अगेंस्ट है, उसके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट कुछ बात हो रही है, अरेस्ट से रिलेटेड बात है और डिटेंशन से रिलेटेड बात है। बहुत इजी। अब क्या बात है वो समझ लेते हैं हम लोग। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इस आर्टिकल का मकसद क्या है, सबसे पहले ये जानना है। किसी को अरेस्ट
करना हो तो एक फेयर प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। क्या बोला मैंने? किसी को अरेस्ट करना हो तो एक फेयर प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, इसमें दो प्रकार के डिटेंशन होते हैं। एक होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिटेंशन है, बहुत कंट्रोवर्शियल डिटेंशन है। और आप यकीन नहीं करेंगे, डेमोक्रेसीज में इकलौती इंडिया ही ऐसी डेमोक्रेसी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक ये डिटेंशन बचा हुआ है, ब्रिटिश एरा डिटेंशन है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, वाई सो ये अभी भी क्यों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, बट इट इज देयर। समझेंगे हम क्या है वो। चलिए, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? क्राइम जो क्रिमिनल ट्रायल के बाद होता है, ये प्यूनिटिव डिटेंशन। मतलब क्या है? यानी जब किसी को क्राइम के लिए पनिश किया जाता है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं। जैसे अब आप मान के चलिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक आदमी है एक्स, उसको उठा लिया पुलिस ने सुबह सुबह, नहीं रात में उठा लिया, रात में उठाया 7:25 को, 7:25 PM, 7:25 को शाम को उठा लिया उसको पुलिस ने। अब उसके पास प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? सबसे पहला राइट्स कि पुलिस को चाहे जो हो, जैसे हो, जो स्थिति हो, 24 घंटे के अंदर, अंडर 24 आवर्स, उनको सबसे पहले तो गए आपके पास 7:25 को, आपको अरेस्ट करने के पहले 7:20 में जब पुलिस पहुंचती है तो सबसे पहले क्या होगा, आपको पुलिस ये बताएगी कि हम क्या रीजन है, लेटर दिखाते हैं ना, ये देखिए लेटर है, ये रीजंस है, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही 7:25 को उसको अरेस्ट किया तो एक टाइमलाइन चालू हो जाता है, टिकटिकी चालू हो जाती है पुलिस के लिए। अब 24 घंटे हैं पुलिस के पास, किस काम के लिए 24 घंटे? पुलिस को चाहे जो हो, उसको एक मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्या लाना पड़ेगा, उनको पेश करना पड़ेगा। तो 24 आवर्स के अंदर जिसको भी आपने कन्विक्ट किया है उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, इन बॉडी, मतलब शरीर, उनको लेके जाना पड़ेगा एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। और क्या होना चाहिए? इनको लीगल एड मिलना चाहिए, लॉयर मिलना चाहिए अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन। ये तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला? पहला रीजन, इसके बाद दूसरा क्या मैंने बोला, रीजन के बाद मैंने क्या बोला, मजिस्ट्रेट के पास जाना, और तीसरा मैंने बोला लॉयर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें प्यूनिटिव डिटेंशन, जनरली यही होता है जब कोई भी इंसान को पुलिस उठा के ले जाती है तो। ठीक, बट ये जो मैंने बोला कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसमें क्या है देखिए, अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को लगता है कि फ्यूचर में ये आदमी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिससे क्राइम हो सके। इनको लग गया, गवर्नमेंट को लग गया बस कि कोई एक्स आदमी क्राइम कर सकता है, तो उसको 2 महीने तक उठा के जेल में डाला जा सकता है। जेल में डाल दिया अब 2 महीने तक, फिर 2 महीने के बाद भी और आपको रखना है तो एक कमेटी बना देंगे, और वो कमेटी जो है वो क्या रहेगी, 3 हाई कोर्ट के जजेस की रहेगी, और जब वो बोलेगी कि और रखा जा सकता है तो इनको साल, 2 साल, 3 साल, कितने भी साल रखा जा सकता है। तो ये प्रिवेंशन के लिए है। ऐसा क्या डर है मेरे को आप ये बताइए? हमारे देश में इतने बड़े बड़े फोर्सेस हैं, इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंस हैं अपने ही देश के सिटीजन से, हमारे देश को ऐसा क्या खतरा है कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अंदर रखा जाए? उन्होंने कोई क्राइम, अरे भाई वो आदमी सोच रहा होगा मन में क्राइम करने का, वो कैसे गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया? एआई इतना हाई पहुंच चुका है, इतना हमारा इंटेल तगड़ा है, किसी का दिमाग समझ ले रहा है। तो इट इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, इसके अंदर अपन नहीं जाएंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं बता रहा हूं आपको, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं अपन। डिटेंशन इसमें मैक्सिमम 3 महीने तक हो सकती है बिना बोर्ड के। कितने महीने तक? 3 महीने तक डिटेंशन हो सकती है, 3 मंथ के लिए, बिना किसी बोर्ड के। अगर 3 मंथ से, मैंने 2 बोल दिया था शायद, 3 है, 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपको डिटेंशन रखनी है तब आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, बोर्ड बनाना पड़ेगा, एडवाइजरी बोर्ड बोला जाता है उसको। और एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बोलेगा अगर 3 महीने के बाद रखना है तो कितने भी टाइम तक आप रख सकते हैं। मेन रीज़न क्या है, अगर किसी का अगेंस्ट के, किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई सस्पिशन होता है कि वो देश के खिलाफ देश विरोधी काम कर सकता है तो उसको अरेस्ट करने करके जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, बिना ट्रायल के, कोई वकील नहीं मिलता, बस जेल। चलिए जेल,
जेल की रोटी खानी पड़ेगी, एकदम खानी पड़ेगी, कोई वकील नहीं आएगा आपको बचाने के लिए इसमें। तो आर्टिकल 22 में लिखिए, पहला पॉइंट, आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन, आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। फर्स्ट पॉइंट लिखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसमें छोटा सा बस लिख लीजिए विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। फिर प्यूनिटिव डिटेंशन लिखिए, उसमें लिखिए पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। अब लिखिए आर्टिकल 22 ऑफ 1, उसमें लिखिए confers the right on a confers the right on a person who is arrested or detained under an ordinary law। क्या बोला मैंने? confers the right of a person who is arrested or detained under an ordinary law। ठीक है, ये इसका टाइटल हो गया। अब पहला पॉइंट इसमें लिखिए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। मैंने बोला ना पुलिस दिखाएगी कि ये पेपर है, देख लो भाई तुम इसलिए अरेस्ट हो रहे हो। प्यूनिटिव डिटेंशन इज राइट, उसमें एक्चुअल प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस लिखा रहा हूं मैं। सेकंड लिखिए राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफॉर्म्ड एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, वकील जो मिलता है आपको, मतलब करवा सकते हैं आप। थर्ड लिखिए राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अच्छा, इसमें ना ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। अब ऐसा नहीं है कि कहीं जाम लग गया 15 घंटे का और पुलिस एकदम बेचारी टिकटिकी लगी हुई है 24 घंटे की, और जाम वाम लगा है, रोड में ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत दूर किसी को पकड़ा है, केस कहीं और का है, वहां तक मजिस्ट्रेट तक ले जाने में ही 23 घंटा लग रहा है, तो कहाँ से पहुंच जाएंगे वो? तो ऐसा नहीं है, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ठीक है, जर्नी वर्नी कर रहे हैं तो उसको नहीं माना जाएगा। फोर्थ लिखिए राइट टू बी रिलीज्ड after 24 hours unless right to be released after 24 hours unless the magistrate authorizes future detention। मतलब वो 24 घंटे में जब उनको पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि हाँ इनको जेल में रखा जाए, तभी वो रखा जाएगा। अगर वो बोल देंगे कि केस नहीं बनता है तो इनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, these safeguard are not available to an enemy alien or a person arrested or detained अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। मतलब एनिमी एलियन का मतलब क्या होता है, एलियन क्या मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल टर्म में एलियन का मतलब वो एलियन नहीं है कि यूएफओ से आ रहा है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम एलियन की बात करते हैं तो भारत का सिटीजन जो भी नहीं है उसको बोला जाता है एलियन। ठीक है, क्या बोला जाता है? एलियन। कोई भी हो, जैसे बांग्लादेश का कोई आदमी यहाँ आ जाए, यूएसए का आ जाए, सब एलियन है हमारे लिए। बट एनिमी एलियन, एनिमी जब उसके साथ जुड़ जाता है उसका मतलब है इंडिया उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जब वॉर कर रही है, तो एलियंस के लिए ये जो है लागू होता है। समझे आप, एलियंस के लिए लागू होता है, मतलब दूसरे कंट्री के लोगों के लिए। बट जब इंडिया किसी और कंट्री, जिस कंट्री के साथ वॉर पे है उस टाइम पे, उनको हम एनिमी एलियन बोलेंगे, उनके ऊपर ये आपका लॉ लागू नहीं होता है। ठीक है, और किस पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर भी लागू नहीं होता है, मैंने बता दिया है पहले ही। नेक्स्ट लिखिए द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन cannot exceed 3 months unless the advisory body reports sufficient cause for extended detention। क्या बोला मैंने? द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैनॉट एक्सीड्स 3 months अनलेस द एडवाइजरी बॉडी रिपोर्ट्स सिग्निफिकेंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। मतलब वो जब तक वो 3 जजेस की जो बेंच है वो नहीं बोलेगी कि इट इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको दिया जाएगा, उनको बढ़ाया जाए उनका सजा, तब तक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए आप बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर
can concurrently make a law of both parliament and state legislature can concurrently make a law of preventive detention for security of state, comma, maintenance of public order, supplies and services एसेंशियल टू कम्युनिटी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपका स्टेट का सब्जेक्ट होता है, स्टेट लिस्ट में होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कुछ भी लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लीजिए, नो डेमोक्रेटिक कंट्री हैज मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन as an integral part of constitution as has been done in India। क्या बोला मैंने? No democratic country in the world has made preventive detention as an integral part of the constitution as has been done in India। ये सारे जो नोट्स लिख रहे हो ना, मेंस में काम आएंगे बहुत। सब आंसर लिखोगे तब समझ आएगा तुम लोगों को ताबड़तोड़ टाइप से, कि ये इतना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए नोट से। खोजिए, खोजते रहेंगे, आपको ये नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे लोगों के पास, ठीक है? तो बस ऐसा ही है जो है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 23। अब 23 आर्टिकल देखते हैं। क्या है आर्टिकल 23? तो आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है? ये आर्टिकल एक्चुअली में बोलता बस इतना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर और बॉन्डेड लेबर, ये सब एक्सेट्रा और काफी चीजें, ये सब इलीगल हैं। ठीक है? अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड को समझ लीजिए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी भी आदमी को, अगर किसी भी आदमी को फोर्स से बेचा जाए या सेक्सुअल हेरेसमेंट किया जाए, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बेचा जाए, कोई भी चीज के लिए बेचा जाए किसी को, तब उसको बोला जाएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है? मतलब ह्यूमन का लेन देन, बेचाव हो रहा है किसी पर्टिकुलरली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ये सब काम के लिए, तब उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाएगा। बैगर क्या होता है? बैगर आपको वो वाला बैगर नहीं है जो भीख मांग रहे, वो बैगर नहीं। बैगरी इज नॉट अलाउड इन इंडिया, इट इज इलीगल इन इंडिया। मतलब कि मुफ्त में किसी से काम करवाना, मतलब आप पैसे वैसे नहीं दे रहे हैं उसको, बस आप बंधुआ मजदूरी जो बोलते हैं ना, पकड़ लिए हैं और बस काम कराए जा रहे हैं, एंड यू आर नॉट गिविंग एनी रिन्यूमरेशन, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू हिम, देन इट इज कॉल्ड एज बेगर। ठीक है? एंड बेगरी इज नॉट अलाउड। ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनली किसने बताया था? सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था 2021 के आसपास में, तब ये बोला था बेगरी इज इलीगल इन इंडिया एंड आल्सो पिनलाइजिंग ऑफेंस। इस अगर आप बेगरी करा रहे हैं किसी से, मतलब बिना पैसे दिए काम, बंधुआ मजदूरी, तो ये आपका इलीगल है। ठीक है? इसके बाद तीसरा है बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है? कर्ज के जैसे, बॉन्डेड लेबर मतलब किसी ने आपसे कर्ज ले लिया है और कर्ज के मतलब बदले आप क्या करा रहे हैं, उससे मजदूरी करा रहे हैं कि तेरा कर्ज छूटता जाएगा, तू काम करता जा। तो ये भी इलीगल है भाई। आप काम करवा रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है? पैसा देना पड़ेगा ही आपको। तो ये तीन चीजें हैं आपकी। अब आप लिख लेंगे नोट्स तो आपको और अच्छे से समझाता जाऊंगा मैं। पहला पॉइंट लिखिए आप इसमें, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम बोथ अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन। भाई ये सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्राइवेट आदमी भी कर सकता है, बैगरी जो है प्राइवेट आदमी भी करा सकता है, बॉन्डेड लेबर प्राइवेट आदमी करा सकता है। तो ये स्टेट और प्राइवेट लेबर प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट होता है। ठीक है? एक्सेप्शन, आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट्स द स्टेट कंपल्सरी सर्विसेज, क्या बोला मैंने? आर्टिकल 23 परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी पर सर्विसेज
फॉर पब्लिक पर्पस। मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि फोर्स लेबर तब नहीं माना जाएगा, या बॉन्डेड लेबर, ये सब जो है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हमारे देश में कहीं वॉर है और हमारे देश को तब चाहिए क्या, बहुत सारे लड़ाकू चाहिए, तो हमारे युवा को बोल सकता है हमारा देश कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, बट आप चलिए वॉर में और वॉर करके लड़ाई करिए हमारे लिए, मिलिट्री की सर्विसेज हो, सोशल सर्विसेज हो, तो इसको ये बॉन्डेड। तो तब उस पर्टिकुलर टाइम में सरकार पे करने के लिए अगर पैसा नहीं दे पा रही है तो कोई बाउंडेड नहीं है, उसको इसके पर्टिकुलर आपके एम्बिट में नहीं लाया जाएगा। तो मैंने बोला एक्सेप्शन में, फिर से सुन लीजिए, जो नहीं लिखा आपने लिखिएगा। आर्टिकल 23 परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पज, एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विसेज और social service for which it is not bound to pay. Next is expression, फिर ब्रैकेट में ऐसे अनकोट अनकोट में लिखो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग selling and buying of men, women and children like goods, full stop. It also includes forced prostitution, comma, slavery, कॉमा, देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम साउथ में आपके आंध्रा वांद्रा के इलाके में चलता था। उसमें क्या हुआ करता था कि जो औरतें हुआ करती थी ना, उनको ना भगवान के मंदिर में बचपने से जाके दे देते थे माँ बाप, और वो क्या करते थे, वो पूरे जीवन, ये अच्छा सिस्टम हुआ करता था। उनका काम क्या था, पूरे जीवन दे यूज टू डांस इन द टेम्पल टू प्लीज द गॉड, भगवान के भक्ति में वो लीन रहती थी और वो डांस वांस करती थी। बट दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज बीन एक्सप्लॉइटेड लाइक एनीथिंग एट दोज विलेजेस। जो देवदासी हुआ करती थी उनको फोर्स प्रोस्टिट्यूशन टाइप की चीजों में डाल दिया जाता था, एंड देवर इनटू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये देवदासी सिस्टम भी जो है आपका इसी के अंदर आता है इस एम्बिट में, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि एक पूछा जा सकता है देवा, आपको पता हो ना पता हो स्लेवरी के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बेगर मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रेनुमरेशन, मतलब बिना पैसे के काम करना, बंधुआ मजदूरी, सिंपल वर्ड में। बैगर अगर बोल दो तो बड़ा वर्ड लगने लगता है हिंदी में, बंधुआ मजदूरी, खत्म खेल। नेक्स्ट इज फोर्स्ड लेबर मीन्स compelling a person to work against his will, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट और लिख लीजिए, एज इज नॉट मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। कोई एज नहीं दिया गया, कितने एज कितना क्या। अब नेक्स्ट आर्टिकल में एज से रिलेटेड है बात, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा दिया कि एज इज नॉट गिवन, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है, कभी आ गया कभी समझ आया, आपको दिमाग में आने लगेगा आर्टिकल 24 में 14 ईयर का एज बच्चों के लिए इसमें भी दिया, कोई एज वेज डिफाइंड नहीं है इसमें 23 में, सबके लिए, हर एक आदमी के लिए ये। अब आर्टिकल 24 के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। आर्टिकल 24 क्या है, आखिरी आर्टिकल होगा आज हमारा, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये आर्टिकल जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में, माइंस में या अदर हेजार्डियस वर्क में, मेरे को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि आप लोग को भी लगा होगा ये हर जगह लिखा होता है। आप कभी खाने की शॉप में जाएंगे, आप कभी किसी समोसे की दुकान में जाएंगे अच्छे जगह पे, आप किसी फूड मतलब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ एक ऐसा लिखा रहता है, हमारे यहाँ 14 साल से निझोटे के बच्चे काम नहीं करते हैं। वो कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे वो अलग बात है, अलग मैटर है, बट लिखा जरूर होता है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 24 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर में, ये यहाँ पे 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको फैक्ट्रीज में, कहाँ, फैक्ट्रीज में, माइंस में या अदर हेजार्डियस वर्क में काम नहीं करना है, ठीक है। अब हजार्डियस वर्क क्या होते हैं, जैसे आपके हो गए पटाखा बनाने की फैक्ट्री, फायर वर्क फैक्ट्री हो गई, केमिकल फैक्ट्री हो गई आपकी, ब्रिक क्लीन्स, मतलब जो ईटा भट्टी होती है ना, ईटे भट्टी, आप कभी जाके देखेंगे ईटा भट्टी में ये सब जगहों पे, तो मतलब वहाँ वर्क नहीं करते हैं लोग, ऐसा है इसमें। और इसके साथ डीप माइनिंग, मतलब जो आपका खुदाई, जैसे गेवरा एवरा में खुदाई होती है आपकी, किसकी, आयरन ओर की माइनिंग, कोल माइनिंग है, उन सब, ये सब हजार्डियस हैं, मतलब डेंजरस वर्क है ना ये सारे के सारे, उन सब जगहों में
क्या है, किया नहीं जा सकता। बट 14 साल से छोटे के बच्चे, अगर जैसे आपका घर का एक कोई व्यापार है, आपके घर का एक बिजनेस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बहुत सारे जो आपके कम्युनिटीज हैं हमारे यहाँ, वो उन कम्युनिटीज में दे आर डूइंग द वर्क ऑफ बिजनेस। अब उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि वो फोर्स लेबर है। 14 साल से छोटा का बच्चा अपने घर में सेफ एनवायरनमेंट में अगर दुकान के गल्ले में बैठ रहा है, जो आप देखेंगे जैनी सिंधी लोग होते हैं, इनमें जनरली देखा जाता है कि बच्चों को बचपने से, बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी गुड बिजनेस और उनको पता है कि करना यही है, तो अगर कम एज से सीखता जाएगा तो ही विल बी वेरी वेल फाउंड विथ व्हाट द बिजनेस एंड हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू हैपन। तो वो उस पर्टिकुलर टाइम में उसको नहीं माना जाएगा क्या, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, की 14 साल से नीचे का घर का बच्चा काम कर रहा है। क्योंकि वो काम कर रहा है बट अपने घर में काम कर रहा है, सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, एंड इट इज नॉट हैजार्डियस और फैक्ट्रीज और माइंस, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बहुत अच्छी मूवी बता रहा हूँ मैं आपको, इसके ऊपर देखना होना, ये चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, मतलब एक सब चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। इसमें आपको ना एक एग्जांपल दिखेगा, स्क्रिंडलर्स लिस्ट करके मूवी है, 1994 की मूवी है शायद तक, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में ये मूवी है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के रिलेटेड एक मूवी है, आप जाइए उसको देखिएगा। उस मूवी को जब देखोगे ना, तो आपको एक सीन है उसमें फोर्स लेबर का, मेरे को कनेक्ट हुआ, तो मैं बता रहा हूँ। उसमें ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसमें फैक्ट्री में क्या कर रहे होते हैं, जो पीतल या स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, उसके जो लोटा होता है वैसे टाइप के जो बर्तन होते हैं छोटे, जिसके ओपनिंग होती है, उस पे उनको शाइन करना होता था। तो दे एट द एंड वो कपड़ा लेके, एक ऑयल लेके शाइन करते हैं हमेशा कोई भी मेटल के चीज को। तो अंदर के जगह को शाइन करने के लिए हमारे हाथ बड़े हैं, एक मैच्योर एडल्ट के हाथ तो बड़े ही होंगे, माइट भी वो मैन हो वुमेन हो, तो छोटे बच्चों को वैसे फैक्ट्रीज में रखा जाता था। और कितना हेजार्डियस है, वहां पे गर्म पिघलाया जा रहा है, और वो बच्चे उसमें क्या किया करते थे, उसको शाइन किया करते थे, बिकॉज देयर हैंड वर स्मॉल। तो जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी, आपको अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट समझ आता हो तो इन सब टाइप की जगहों पे नहीं है अलाउड क्या, ये काम करना। तो आप लिखिए इसमें आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर में पहला पॉइंट, आर्टिकल 24 prohibits the employment of children, prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mines, or other hazardous activities like construction work or railway work. Second point, it does not prohibits their employment in एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। अब जैसे कोई एक आर्टिस्ट है, ठीक है, 12 साल का बच्चा है और बहुत जबरदस्त पेंटिंग बना रहा है, तो उसको नहीं माना जाएगा क्या कि वो, वही हजार्डियस वर्क थोड़ी ना, कोई गाना गा रहा है, अब कोई बच्चा गाना गा रहा है 10-12 साल का, वो अच्छा कमा सकता है, उसके अंदर टैलेंट है, तो क्यों ना गाए वो गाना, वो फोर्स लेबर में नहीं आएगा ये सब, सॉरी इसमें चाइल्ड लेबर में, ठीक है। तो ऐसे में तो इंडियन आइडल में जो आता है, लिटिल चैम्प्स, ये सब बंद हो जाएंगे, दे आर गेटिंग द मनी फॉर एवरीथिंग। जब जीतते हैं ये सब चीजें होते हैं, तो इट इज, वो फोर्स नहीं है ना, वो स्किल है, उनको मजा भी आ रहा है उन चीजों में, तो उन सब इनोसेंट काम है उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट इज कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 enacted to provide for the establishment of national and state commission for protection of child right and children courts for providing speedy trial of offenses against children। तो हो गया आज का क्लास हमारा खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइट टू रिलीजन से स्टार्ट करेंगे। वी हैव टेकन लॉट ऑफ टॉपिक टुडे, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल हमने पढ़े। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं क्लासेस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।